अरे बताना क्या है भाई। ये विशाल ना जाने कितने दिनों से रेखा के पीछे पड़ा हुआ है, पर वो है जो इसे घास भी नहीं डालती। बार बार ये उससे बात करने जाता है और वो बार बार इसे बेइज्जत करके भगा देती है। बात है महाराष्ट्र के एक गांव की। छोटा सा गांव था और उस गांव में लोग भी बहुत कम थे। पूरे गांव में लोग ज़्यादातर खेती किया करते थे और कुछ लोग पास के शहर में जाके छोटी मोटी नौकरी करते थे। गांव में तब बिजली नहीं थी, लेकिन सब फिर भी खुश थे। पर कोई था जो इस गांव में खुश नहीं था। एक दिन गांव के दो लड़के विशाल और रंजीत दूर खड़े होके गांव की ही एक लड़की रेखा को देख के बातें कर रहे थे। लो, फिर से शुरू हो गया तू। कितनी बार बोला है वो तुझे कभी हाँ नहीं करने वाली। उसके नखरे सातवें आसमान पे हैं। ये बात हो रही है रेखा की। रेखा गांव के ही मंगल राम की बेटी है। विशाल का दिल रेखा पे आना स्वाभाविक था। रेखा देखने में बेहद खूबसूरत थी। गोरा रंग, रेशमी बाल, बड़ी बड़ी आंखें और पतला सुडोल बदन। बातचीत में भी बहुत ही मिलनसार और हंसमुख थी। विशाल ने रंजीत की बात सुनी और फिर से कहने लग गया, भाई मैं कह रहा हूँ वो तुझे हाँ नहीं करने वाली। इतने दिनों से लगा है ना तू उसके पीछे। कुछ किया उसने? कभी हाँ बोला? तभी उनका दोस्त सुरेश कहीं से उनके पास आया। क्यों भाई, क्या बातें चल रही हैं दोनों में? मुझे भी बताओ। अरे बताना क्या है भाई। ये विशाल ना जाने कितने दिनों से रेखा के पीछे पड़ा हुआ है, पर वो है जो इसे घास भी नहीं डालती। बार बार ये उससे बात करने जाता है और वो बार बार इसे बेइज्जत करके भगा देती है। जरा भी भाव नहीं देती इसे। हाँ, और अब देगी भी नहीं। रेखा की शादी तय हो गई है विक्रम से। अगले महीने उनकी शादी है। मेरी मानो तो भूल जाओ उसे और कोई और देख लो। ये कह के सुरेश वहां से चला गया। भूल जाऊं? ऐसे कैसे भूल जाऊं? इतने सालों से बस इसके ही बारे में सोचा है। सोते जागते बस इसी के सपने देखे हैं। ऐसे कैसे भूल जाऊं? मैं ये नहीं होने दूंगा। मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगा। रेखा सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। इसके लिए चाहे मुझे जो भी करना पड़े करूंगा मैं। पक्का? जो भी करना पड़े करेगा? देख ले, फिर मुकर तो नहीं जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रेखा के लिए मैं अपनी जान देने को तैयार हूं और जान लेने को भी। फिर शाम को रेडी रहना, एक जगह चलना है। हाँ ठीक है, पर कहाँ चलना है ये तो बता। वो बता दूंगा, तो शाम को मिल तो सही। अच्छा ठीक है। रजनीश विशाल को लेके एक पुराने खंडहर की ओर जाने लगा शाम को, जो कि गांव से थोड़ा बाहर था। ये खंडहर बेहद डरावना लग रहा था। पेड़ों से घिरा हुआ और बहुत सारे चमगादड़। भाई ये कहाँ गए हम? ये जगह तो बहुत खतरनाक लग रही है। अरे घबरा मत, ये बड़े पहुंचे हुए बाबा है यहाँ पे। ये कोई ना कोई उपाय निकाल देंगे तेरे लिए। बाबा बड़ी मुराद लेके हैं आपके पास। ये शाम है। ये बस कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं तू क्या चाहता है। सवाल ये है कि वो पाने के लिए तू क्या क्या कर सकता है, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या ये करना इतना जरूरी है? क्या तुझे वो इतनी पसंद है? बाबा मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। आप बस ये बताओ कि क्या करना है। मेरे लिए मेरी वो जान है। जान से भी ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। मुझे पता था तू नहीं मानेगा। तो ये ले, मैंने इस पे मंत्र पढ़ दिया है। जाके ये चुनरी और सिंदूर काले जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे रखा। पर ध्यान रहे, 12 बजे से पहले करना ये सब, वरना उसकी बात चटकिन शिकार पे निकलती है। और अगर तेरा सामना हो गया उससे तो उसका सबसे पहला शिकार तू ही बनेगा। पर बाबा, इस चुनरी और सिंदूर से क्या होगा? जितना बोला है उतना कर। उस चटकिन को इस चुंदरी और सिंदूर की गंध मिलेगी तो वो उस लड़की के प्यार को अपना शिकार बना लेगी।
और तेरा रास्ता साफ हो जाएगा। पर याद रहे, 12 बजे से पहले रख के निकल आना ये सब। ठीक है बाबा, हम ऐसा ही करेंगे। इसके बाद विशाल और रजनीश उसी जंगल में चुंदरी और सिंदूर लेके चले गए। धीरे धीरे वो जंगल के बहुत अंदर पहुंच गए। अंदर बहुत ही अंधेरा था और अजीब अजीब तरह की आवाजें सुनाई दे रही थी। उन दोनों को बहुत डर लगने लगा था। कितना वक्त हो रहा है घड़ी में? जल्दी जल्दी चलो, 11 बज चुके हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं कहीं उससे सामना ना हो जाए, ना जाने कब कहां से आ जाए। अरे अरे घबराओ मत, बाबा ने कहा था ना वो रात के 12 बजे के बाद ही बाहर निकलती है। अभी तो बस 11 बजे है ना। हाँ, पर डर लग रहा है मुझे। जल्दी से ये चुनरी और सिंदूर रख के निकल जाते हैं। तभी जंगल में किसी के हंसने की आवाज आने लगी और फिर किसी के रोने की, खिसकने की, फिर इधर उधर दौड़ने की। ऐसा लग रहा था जैसे कोई परछाई बहुत तेजी से जंगल के पेड़ों में एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर जा रही है और पेड़ों के पीछे से छुप छुप के इन्हें देख रही है। रोने की और हंसने की आवाज और जोर जोर से आने लगी। अरे अरे ये क्या है? क्या ये वही है? हाँ जरूर ये वही है, ये वही है। पर अभी कैसे? ये नहीं हो सकता। अभी तो 10 मिनट ही हुए हैं हमें चलते चलते। इतनी जल्दी 11 से 12 कैसे बज गए? क्या वक्त हो रहा है? 11 बजे हैं। पर ये कैसे हो सकता है? ये अभी भी 11 कैसे बजे हैं? तभी उनके सामने चटकिन अचानक से आ गई। इधर तांत्रिक को सारी बात पता चल गई थी उसकी सिद्धियों से। कहा था कि मत पड़ो इस लालच में। नहीं माने मेरी बात। मरो फिर। क्या समझ रखा था उसे? वो कोई छोटी मोटी आत्मा है? नहीं, वो चटकिन है। मना किया था। ये दोनों तो अपनी जान गंवा बैठे, पर उसे उस चुनरी और सिंदूर की महक मिल चुकी है। अब ना जाने उस लड़की और उसके प्रेमी का क्या होगा। नहीं बचेंगे, वो भी नहीं बचेंगे। चटकिन को चुनरी और सिंदूर मिल चुका था। उसने वो सोच के अपना अगला शिकार चुन लिया था। इधर विक्रम के घर में अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगी। विक्रम के माँ बाप बहुत परेशान थे। बहुत से डॉक्टरों को दिखाया गया पर कुछ पता नहीं चल रहा था। विक्रम का शरीर दिन पे दिन पतला और पीला होते जा रहा था। रेखा से भी विक्रम की ये हालत नहीं देखी जा रही थी। अगर यही हाल चलता रहा तो कुछ ही दिनों में विक्रम मौत के घाट उतरने वाला था। एक दिन रात को विक्रम की माँ को नींद नहीं आ रही थी। वो विक्रम की हालत सोच सोच के परेशान थी। उन्होंने सोचा कि जाकर एक बार विक्रम को देख आती हूँ। वो विक्रम के दरवाजे के पास पहुंची ही थी कि दरवाजे के अंदर का दृश्य देख के जैसे उसके होश उड़ गए। उन्होंने दरवाजे से देखा कि विक्रम बिस्तर पे सोया हुआ था और उसके सिर के ऊपर दोनों पैर रख के एक काली परछाई बैठी हुई है, एकदम काली। पैरों में नाखून बड़े बड़े और रूखा सा सड़ा हुआ बदन। वो हाथों से विक्रम के गाल सहला रही थी। विक्रम की माँ चिल्लाते हुए अंदर आई। वो परछाई एक भयंकर आवाज के साथ खिड़की से बाहर की ओर भाग गई। अगले दिन विक्रम की माँ ने सारी बात अपने पति को बताई। विक्रम के पिता ये सब जान के बहुत घबरा गए। वो गांव के एक ओझा के पास पहुंचे। उन्होंने ओझा को सब कुछ बताया। वो ओझा विक्रम के घर आया। उसने विक्रम के हाथ को पकड़ा और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। इस पे चटकिन का साया है। किसी तरह उसको इसकी बू मिल गई है। वो जब तक इसका सारा खून पी नहीं जाती वो चैन से नहीं बैठेगी। विक्रम के पापा बहुत घबरा गए ये बात सुन के। उन्होंने ओझा से पूछा कि कोई तो उपाय होगा।
कोई तो रास्ता होगा विक्रम को बचाने का। ओझा ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, रास्ता है और एक ही रास्ता है। उस चेटकिन को मुक्ति देनी होगी, पर उसके लिए पता करना होगा कि वो कौन है और उसका ये हाल कैसा हुआ। तभी जाके उसको मुक्त किया जा सकता है और उसके मुक्त होने के बाद ही विक्रम की जान बच सकती है। विक्रम के पिता ने ओझा की बात सुनी और सोच में पड़ गया कि चेटकिन कौन है और कैसे मुक्ति दी जाए इसे। पता कैसे चलेगा कि वो कौन है। वो गांव में घूम घूम के पता करने लगा, लोगों से, बड़े बुजुर्गों से, सबसे पूछा उसने, पर किसी को भी उसके बारे में कुछ खास पता नहीं था। अंत में थक हार के और निराश होके वो घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा मिला। वो बूढ़ा गांव का ही था, पर लगभग पागल सा हो गया था। बूढ़े ने विक्रम के पिता से कहा, मैं बताता हूँ वो चेटकिन कौन है और कैसे बनी वो आज से 20 साल पहले एक हंसती खेलती लड़की थी, बेहद खूबसूरत। उसका नाम था विद्या। विद्या पड़ोस के गांव के विशाल से प्यार करती थी। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, पर दोनों एक दूसरे को हमेशा छुप छुप के मिला करते थे। उन्हें पता था कि गांव वालों को अगर ये बात पता चल गई तो अंजाम बहुत बुरा होगा, पर फिर भी वो लोग ये खतरा उठाने को तैयार थे। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। विद्या विशाल के बच्चे की मां बनने वाली थी। उसने विशाल को ये सब बताया। विशाल बहुत खुश हुआ, पर उन्हें पता था कि उनके घर वाले उनकी शादी के लिए नहीं मानेंगे और वो लोग किसी भी कीमत पे एक दूसरे से अलग होने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने बहुत सोचा और तय किया कि अमावस्या की रात को जब सब सो जाएंगे तब वो लोग गांव के बाहर एक आम के पेड़ के नीचे मिलेंगे और रात के ही अंधेरे में गांव को छोड़ के भाग जाएंगे। आखिरकार अमावस्या की रात आ गई। गांव के लोग रात 8-9 बजे तक खाना खा के सोने चले गए। रात एकदम शांत हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा। बस झिंगुरों की और कभी कभी सियार के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। विद्या रात में छुप के सबकी नजरें बचा के अपने घर से बाहर निकल आई। छुपते छुपाते वो आम के पेड़ के नीचे पहुंची जहां विशाल ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। अपने साथ वो सिंदूर और चुनरी और ऐसा ही कुछ सामान लेके आई थी। वो लोग वहीं पास के मंदिर में उसी रात शादी करके दूर निकल जाना चाहते थे। विद्या वहां पहले पहुंच गई और विशाल का इंतजार करने लगी। आधे घंटे तक कोई नहीं आया। अब विद्या को थोड़ी घबराहट होने लगी और थोड़ा डर भी लगने लगा। तभी किसी ने पीछे से उसके सर पे जोर से मारा और वो वहीं बेहोश हो गई। अगले दिन उसका सिर्फ धड़ लोगों को उसी पेड़ के पास बरामद हुआ। किसी ने बड़ी बेरहमी से उसका गला काट दिया था, पर उसका सर किसी को नहीं मिला। विशाल का कहीं कोई अता पता नहीं था और उसी दिन के कुछ हफ्तों बाद से काले जंगल में किसी की हिम्मत नहीं होती है रात के 12 बजे के बाद जाने की, खास करके अमावस्या को। विद्या ही चेटकिन बन गई और विशाल को ढूंढती है अपना बदला लेने के लिए उससे। और अगर उसे चुंदरी या सिंदूर की महक मिल जाती है किसी भी लड़की की, तो उसके पति या मंगेतर को अपना शिकार बना लेती है। कहीं न कहीं वो चाहती है कि उसके साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो, किसी और को उसकी तरह धोखा ना मिले। विक्रम के पिता ने बूढ़े की बात सुनी और उससे वो आगे बात करने ही वाले थे कि न जाने क्यों वो बूढ़ा भाग गया वहां से। पर अब उन्हें पता था कि चेटकिन कौन है और कैसे उसका ये हाल हुआ। अब शायद वो अपने बेटे को बचा सकते थे। उन्होंने ये बात जाके ओझा को बताई और आगे क्या करना है पूछा। ओझा ने सारी बात सुनी और फिर उसने बताया कि उसकी आत्मा की शांति के लिए एक यज्ञ करना होगा। विक्रम के पिता ने उसकी बात मान ली। तय हुआ कि उसी पेड़ के नीचे यज्ञ होगा। ओझा ने यज्ञ का सारा सामान पेड़ के नीचे रख दिया। रात के 12 बजते ही ओझा ने यज्ञ शुरू किया। विक्रम को भी यज्ञ के हवन कुंड के पास लिटाया गया। ओझा ने यज्ञ शुरू किया। विक्रम के पिता, उसकी माँ, रेखा और रेखा का परिवार भी वहां पे था और उन सब के पीछे वो पागल बूढ़ा भी चुपचाप खड़ा था।
विक्रम के पिता ने उस बूढ़े को देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। आखिरकार उसी के कारण तो पता चल पाया कि ये चेटकिन कौन है और कैसे बचाया जाए विक्रम को। रात एकदम खामोश हो गई। पेड़ के नीचे चांद की रोशनी भी छन छन के आ रही थी, कहीं पड़ रही थी तो कहीं नहीं। उसी रोशनी में ओझा ने यज्ञ शुरू किया। हवन कुंड से आग निकल रही थी और धुआं भी। कुछ देर के बाद काफी धुआं हो गया वहां पे। ओझा मंत्र जाप करने लगा। थोड़ी देर बाद अचानक से हंसने की आवाज आने लगी, बेहद भयानक हंसी। फिर वो हंसी सिसकने की आवाज में बदल जाती, फिर चीख में। अचानक से हवन कुंड से करीब 10 मीटर की दूरी पे एक परछाई नजर आने लगी। खुले बाल, काला चेहरा, ऐसा लग रहा था जैसे हवा में तैर रही हो। कि तभी ओझा ने कुछ मंत्र पढ़ा और आग में कुछ डाला। चेटकिन गुस्से से चिल्लाने लगी। उसने ओझा की ओर देखा। ओझा उसे देख के डर गया। वो फिर से हाथ में कुछ लेके मंत्र पढ़ने लगा। चेटकिन बेहद खतरनाक आवाज निकालने लगी। आग में डालते ही चेटकिन चीखने लगी और कुछ ही पलों में वो जल के राख हो गई। चारों तरफ सन्नाटा हो गया फिर से। कुछ मिनटों में सब ठीक हो गया। सब खुश थे कि चेटकिन से छुटकारा मिला।